हे एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज का ये जो एपिसोड होने वाला है ना गाइस, वो बहुत ही ज़्यादा थ्रिलिंग है। प्लीज़ इसे बिना स्किप किए एंड तक ज़रूर देखें एंड आई होप कि आज का ये एपिसोड देख करके आपको तो मज़ा ही आ जाएगा। चलिए बिना किसी देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जहाँ तक कि हमने इसके पिछले एपिसोड में देखा था, गाय के साथ जो बाकी तीनों सेक्ट्स के जो अलग अलग लेवल्स के डिसाइपल होते हैं वो भी साथ में उस इनहेरिटेंस केव के अंदर घुस जाते हैं। यहाँ पे उन्हें कई सारे खजाने, मार्शल आर्ट स्किल के साथ साथ बहुत कुछ मिलेगा। यहाँ पे अंदर कुछ मामला तो और ही चल रहा होता है, जहाँ पे डिसाइपल्स का सामना दूसरे सेक्ट के डिसाइपल्स से होने वाला था। यांग काई के तो पीछे उसी के ही डिसाइपल्स पीछे लग जाते हैं। यहाँ पे लिंगशॉ पेविलियन का जो डिसाइपल जी होता है यांग काई को बिल्कुल भी नापसंद करता था। और जब वो उस स्कॉर्पियन बीस्ट को वहाँ पे पकड़ने वाले थे तो यहाँ पे उस जी को लगता है कि यांग काई के ही बचकानी हरकत के कारण वो बीस्ट यहाँ पे उनकी नजरों से बच करके भाग निकला। इसलिए वो जो जी होता है सभी अपने चमचों के साथ मिल करके ये डिसाइड करता है कि वो यांग काई को इसके लिए सजा देगा। यांग काई ने उसे ये बताया होता है कि अगर जिस सजा की बात तुम मुझसे कर रहे हो, तुम्हारे उसी इवल इरादे के बारे में सेक्ट में वापस जाकर के अगर एल्डर से बता दो तो हर हाल में तुम्हें ही दोषी पाया जाएगा और फिर तुम्हारे साथ क्या होगा तुम जानते हो। अब ये वार्निंग दे करके यांग काई तो वहाँ से चला जाता है, लेकिन ये जो जी होता है इससे काफी ज्यादा डर जाता है। सोचता है कि यांग के पीछे तो यहाँ पे वो एल्डर मेंग का हाथ है। एल्डर मेंग को ये बात पता चली कि यांग काई और उसकी इस डिसाइपल सिया को मरवाने के लिए उन्हें उस लॉन्ग शुई को उनके पीछे जंगल में भेजा था। एल्डर मेंग तो उसे कच्चा चबा जाएंगे, इसीलिए ये बात यहाँ से बाहर ना जाने पाए अपने चमचों से। और यहाँ पे उस योंग से कहता है कि इसका काम तमाम कर दो। जहाँ पे वो योंग और उसके कुछ चमचे यहाँ यांग काई के पीछे कुत्तों की तरह पड़ जाते हैं। आगे यांग काई उस योंग को समझाने की कोशिश करता है कि सिर्फ थोड़े से तरक्की के लिए तुम यहाँ पे ये मत बोलो कि तुम्हें किसका साथ देना चाहिए। थोड़ी सी सैल्वेशन की प्रैक्टिस करने के लिए तुम यहाँ पे ये भूल चुके हो कि क्या सही है और क्या गलत, और तुम यहाँ पे गलत का साथ दे रहे हो। वो जो जी है मुझे इसके लिए नहीं मरवाना चाहता, उसकी मेरे साथ पर्सनल दुश्मनी है, इसीलिए तुम लोगों को उसने मेरे पीछे लगा दिया है। हालांकि मैं भी तुम्हारे ही जैसा ही लिंगशॉ पेविलियन का ही एक डिसाइपल हूँ, मैं अपनी ही सेक्ट को क्यों ढुका दूंगा। इन बंदों को लग रहा होता है कि उस स्कॉर्पियन बीस्ट को भगाने के लिए यांग काई ने वो दूसरे सेक्ट वालों का साथ दिया है। इसलिए उस डिसाइपल जी ने इन चमचों को ये पट्टी पढ़ाई होती है कि ये जो यांग काई बंदा है हमारे सेक्ट को धोखा देना चाहता है, इसीलिए इसे जान से मार डालो। अब आगे वे सभी उस पे बारी बारी से अटैक करने लगते हैं, जहाँ पे यांग काई काफी कोशिश करते हुए उन सभी के अटैक से बारी बारी बच रहा था। अब यहाँ पे इनके बीच मुठभेड़ शुरू हो जाती है। एक अकेला यांग काई होता है और उसे चारों तरफ से मारने वाले वो 5 डिसाइपल्स होते हैं। एक अटैक से यहाँ पे यांग काई बचता था तो उसके पीछे कोई दूसरा डिसाइपल अटैक करने लगता है। अब इस तरह की फाइट यहाँ पे काफी देर तक चलती है और इस फाइट में अब वो योंग भी कूद चुका था। जैसा कि हमें पता है कि उसे स्टोन मॉन्स्टर को मारने के बाद उसके अंदर से जो एट्रीब्यूट्स निकले थे से हर एक डिसाइपल को किसी न किसी तरह की खास पावर मिलती थी। यहाँ पे उस योंग को एक ऐसे हंटर की पावर मिलती है जो कि इलेक्ट्रिक वेव्स जनरेट करता था। उसने यहाँ पे सोच लिया होता है कि यांग काई को जान से मारने के लिए अपने वो इसी हंटर का यूज करेगा। जैसे ही अपने उस कोड़े से एक विस्प उस पे लगाता है, यांग काई तो उसके इस पहले अटैक से बच जाता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे लगातार अटैक्स कई बार किए जाने के कारण एक हंटर का विस्प यहाँ पे यांग काई को लग जाता है, जिससे यांग काई को अब उसके हंटर की ताकत समझ में आती है कि ये देखने में तो एक नॉर्मल हंटर लगता है, लेकिन उस हंटर में एक ऐसा हिडन पावर छुपा हुआ था जिससे बचना यहाँ पे एटलीस्ट नामुमकिन है। क्योंकि जिस दिशा से भी वो योंग उस हंटर से यहाँ पे अटैक करता था, चारों तरफ से वहाँ पे यांग काई के अराउंड पेड़ गिरने लगते हैं। यहाँ यांग काई समझ जाता है कि इस हंटर से बचना यहाँ पे मुश्किल है। अगर एक कोड़ा से ज्यादा उसे लग गया तो या तो यहाँ पे डिसेबल हो सकता है और इवन उसके यहाँ पे मौत भी हो सकती है। रही बात उन 4 चमचों की, ये भी अपने मार्शल आर्ट्स के पीक पॉइंट पे है। अगर इन सभी ने मिल करके अपनी सारी ताकत को ज्वाइन कर लिया और एक साथ ही अपनी फोर्सेस को ज्वाइन करते हुए अगर ये मुझ पे अटैक करते हैं, फिर अगर मैं अपनी गोल्डन प्रॉड बॉडी का भी यूज करूंगा तो इनके अटैक से नहीं बच पाऊंगा। इसलिए यांग काई यहाँ पे बच निकलने का दूसरा रास्ता सोचता है, और यहाँ भागने के अलावा तो कुछ और रास्ता था नहीं। इसीलिए वो वहाँ से भागने के लिए अपने अंदर के यांग एनर्जी को इकट्ठा करता है और फिर वहाँ पे एक ऐसा सन ब्रस्ट अटैक करता है
जिसके कारण जगह जगह पे आग लगना शुरू हो जाती है। हालांकि इस छोटे से अटैक के कारण इन पांचों का ध्यान भटक जाता है। जैसे ही उनका ध्यान यहाँ पे भटकता है, यांग काई इनकी नजरों से ओझल हो जाता है। इनसे बच करके यहाँ से भागने में तो कामयाब हो जाता है, लेकिन ये पांचों जो होते हैं वो यांग काई के खून के प्यासे बन चुके होते हैं। योंग जो होता है वो उन चारों को ये ऑर्डर देता है कि हमें किसी भी तरह से आज इस बंदे को जान से मारना ही होगा। तो इसके लिए चाहे हमें यहाँ ट्रेजर्स को ढूंढने में ही क्यों ना देरी हो जाए, बिना इस बंदे को मारे बगैर यहाँ से हिलेंगे नहीं। क्योंकि ये पांचों यांग काई के पीछे पड़ जाते हैं। यांग काई इनसे बचते बचाते हुए एक अजीब सी जगह पे पहुंचता है, जहाँ पे उसे अपने सामने एक बेहद सी झील दिखती है। आगे यहाँ पे यांग काई के शरीर पे जो उस हंटर से अटैक लगा था, इसका इफेक्ट उसके शरीर पे होने लगता है। यांग काई यही सोच रहा होता है कि उस लाइटनिंग हंटर ने जो यहाँ पे उसके शरीर पे अटैक किया था, इसके कारण धीरे धीरे अब उसकी पूरी बॉडी यहाँ पे सुन होती जा रही है। अगर इसके असर को कम नहीं किया गया तो कुछ ही देर बाद यहाँ पे यांग काई का जो हार्ट है वो यहाँ धड़कना बंद कर देगा। इसीलिए उसे सबसे पहले अपने आप को हील करने के लिए कुछ टाइम चाहिए। लेकिन वो पांचों बंदे यहाँ पे यांग काई के काफी करीब आ चुके होते हैं। यहाँ पे यांग काई को कोई और दूसरा रास्ता नहीं सूझता, इसीलिए वो उस झील के अंदर ही जंप कर देता है उनसे अपने आप को बचाने के लिए। वो यहाँ सोचता है कि झील के दूसरे किनारे से पार होते हुए वो इन लोगों से काफी दूर तक बच के निकल पाएगा। लेकिन जैसे ही वे लोग वहाँ पे पहुँचते हैं, उन्होंने यांग काई के खून के निशान को देख लिया था। वो यांग यहाँ पे काफी शातिर निकलता है। वो समझ जाता है कि यांग काई जरूर इसी इलाके के आसपास होगा। वो चारों को यही ऑर्डर देता है कि चारों तरफ से इस झील को घेर लो। दूर यांग काई इस झील के अंदर ही होगा, लेकिन वो कब तक अंदर रहेगा, एक ना एक टाइम वो बाहर निकलेगा ही। आगे झील के दूसरी साइड से बाहर निकलने का प्लान यहाँ पे जो यांग काई का होता है वो धरा का धरा रह जाता है कि वो जैसे ही झील के दूसरे छोर पे जाता था, वो बंदे उसका इंतजार कर रहे होते हैं। मगरमच्छ के भांति वो यांग काई का शिकार करने के लिए झील के बाहर गार्ड कर रहे होते हैं। चारों तरफ से वो गार्डिंग कर रहे होते हैं। यांग काई इस सिचुएशन में अपने आप को पाता है और सोचने लगता है कि कहीं वो इस जगह पे ट्रैप तो नहीं हो गया। अब आगे उसे क्या करना है उसे कुछ नहीं सूझता, इसीलिए वो झील की गहराइयों में ही गोते खाने लगता है। अब जैसे ही वो आगे और गहराई में जाता है, उसे अपने सामने एक रास्ता ब्लॉक हुआ दिखाई पड़ता है। लेकिन जैसे ही वो उन झाड़ियों को हटाता है, उसे यहाँ पे एक अलग ही वर्ल्ड दिखता है। बिल्कुल भी यहाँ पे इस चीज की उम्मीद नहीं की थी कि इस झील के गहराइयों में एकदम बॉटम में उसे एक नया वर्ल्ड दिखेगा। वो तो बस इसी मौके की तलाश में था और इस खुफिया जगह को एक मौके की तरह लेता है और बिना सोचे ही कि इसके अंदर कौन सा खतरा हो सकता है, वो इस नई दुनिया के अंदर एंट्री करता है। जहाँ पे वो जैसे ही उसके और अंदर डीप में जाता है, उसे एक अलग ही जगह दिखाई पड़ती है, जहाँ पे जो पानी का स्तर होता है वो धीरे धीरे कम होता जाता है। उसे अपने सामने एक बहुत ही बड़ी सी गुफा दिखाई देती है। इस गुफा के ऊपर जाने की तरफ से कुछ सीढ़ियां बनी हुई थी। अब आगे उन सीढ़ियों पे चढ़ते हुए उसे एक अजीब सी स्ट्रॉन्ग मेडिसिनल फ्रेग्रेंस आती है। ये महक मेडिसिन की होती है, लेकिन यांग काई को यहाँ नहीं पता था कि ये मेडिसिन है या कोई पॉइजन, इसलिए वो इन मेडिसिन का तो अपने ऊपर इस्तेमाल नहीं करता। अब आगे वहाँ पे उस गुफा के आसपास के वो हर्ब्स को देखता है तो समझ जाता है कि ये जो चीजें हैं वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटी की हैं। तो हो सकता है जिनका यूज करके वो अपने आप को हील कर सके, या हो सकता है कि ये बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक और जहरीली हो। अब गुफा के और अंदर जाने पे उसे अपने चारों तरफ बस खजाने ही खजाने दिखते हैं। और इस तरह का सीन जो होता है ना गाइज, मेरा पर्सनल फेवरेट है। और इस तरह का सीन देख करके तो मुझे बड़ा मजा आता है और मैं तो रोमांच से भर जाती हूँ। अब इन खजानों को देख करके यहाँ यांग काई यही सोचने लगता है कि कहीं वे लोग इसी इनहेरिटेंस केव की तो बात नहीं कर रहे थे, क्योंकि यहाँ पे तो इतने सारे ट्रेजर्स पड़े हैं जिनकी कीमत बिलियंस में होगी। अब आगे उस जगह की और वो छानबीन करता है तो उसे दीवारों पे बहुत सारे फाइटिंग साइंस दिखाई देते हैं, जिससे वो समझ जाता है कि इन खजानों को ही लेने के लिए यहाँ पे बहुत ही बड़ी फाइट लड़ी गई होगी। अब उसे इस बात का डर लग रहा होता है कि कहीं उस गुफा के अंदर कोई है तो नहीं, और इस हालत में जबकि वो इतना ज्यादा इंजर्ड है उसका मुकाबला नहीं कर पाएगा। लेकिन फिर भी वो हिम्मत करके आगे बढ़ता है, क्योंकि यहाँ पे यांग काई को एक ओपन स्पेस की जरूरत थी जहाँ पे वो अपनी उस इंजरीज को हील कर पाता। जैसे ही उस गुफा के एकदम सेंटर पार्ट पे वो पहुँचता है, उसे एक हड्डियों का कंकाल दिखता है। अब इस कंकाल को देख करके मुझे हैरानी तो ये होती है कि इस ह्यूमन का जो शरीर है उसका मांस तो गल चुका है, लेकिन इसके कपड़े कितने सही सलामत है। अब आगे उन हड्डियों के कंकाल को देख करके यांग काई उसके पास पहुंचता है और उसकी कंडीशन पे सिर्फ अफसोस ही करता है कि इतने खजाने और इतने सारे पैसों का क्या फायदा
जब ये बंदा अपनी जिंदगी ही नहीं बचाया, ये खजाने भी इसे जिंदा रखने में नाकाम रहे। आगे वो उसकी इस दशा पे अफसोस जताता है और ये कहते हुए दूसरी तरफ चला जाता है कि सॉरी, मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकता क्योंकि मुझे अभी अपने वॉन्ड्स को हील करना है। आगे यहाँ पे यांग काई जो होता है एक ओपन स्पेस पे बैठ करके कल्टीवेट करने लगता है ताकि वो अपनी इंजरीज को हील कर पाए। तभी अचानक से ऊपर से टपकते हुए एक बूंद उस कंकाल की खोपड़ी पर गिरती है, जिसके कारण वो एक्टिवेट हो जाता है या जाग जाता है पता नहीं, लेकिन उस कंकाल में से एक अजीब सी आवाज बाहर निकलती है। ये आवाज हु हा हा की तरह होती है। इस आवाज की मैं मिमिक इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ये जो साउंड होता है वो एक अटैक होता है। ये इतना भयानक साउंड होता है कि मेरी ये पतली सी आवाज इसे क्या ही मिमिक कर पाएगी कि ये जो हंसी होती है एक तरह का सोल अटैक लाफ्टर होता है, जो कि किनान की बॉडी का अराउंड एक तरह की इविल ऑरा जनरेट करने लगता है। किनान इससे निपटने के लिए अपने गोल्डन प्रॉड बॉडी को एक्टिवेट करता है और उस कंकाल को सीधा जा करके एक पंच दे मारता है। यहाँ पे उस कंकाल में कितना ही जान बचा था, एक पंच से ही उसकी खोपड़ी डिस्ट्रॉय हो जाती है और उसकी हड्डियों का कंकाल चूरा बन के नीचे गिरता है। लेकिन उस कंकाल की जो स्पिरिट होती है वो जाग जाती है और अब उसकी आत्मा यहाँ यांग काई से कहने लगती है कि आजकल के जो यंग लोग होते हैं वो तो ट्रेजर्स को बहुत ही ज्यादा पाने के लिए बेसब्र होते हैं और किस चीज को छूना चाहिए या नहीं छूना चाहिए उन्हें उसके खतरे के बारे में भी अंदाजा नहीं होता। कई उससे पूछता है कि तुम कौन हो, जिस पे वो स्पिरिट उससे कहती है कि मेरे ही टेरिटरी में आकर के से पूछते हो कि मैं कौन हूँ। मैं ही इस इनहेरिटेंस केव का ओनर हूँ। ये सारे खजाने जो तुम देख रहे हो मैं ही इसका मास्टर हूँ। इसके अलावा मेरे पास कई सारे और भी मार्शल आर्ट्स के सीक्रेट्स हैं, लेकिन अफसोस कि ना तुम यहाँ पे इन खजानों को ले जा पाओगे, ना ही तुम यहाँ से जिंदा बच के जा पाओगे, क्योंकि अब जिस बॉडी की मुझे तलाश थी वो बॉडी मुझे मिल चुकी है और अब तुम्हारी बॉडी पे सिर्फ मेरा कब्जा होगा। सो अगर तुम इन ट्रेजर्स को पाना चाहते हो या मेरी इस लेगेसी को इनहेरिटेंस करना चाहते हो, अभी किसी अच्छी बच्ची की तरह अपनी ये जो बॉडी है मुझे हैंड ओवर कर दो। तुम्हारी माइंड की जो कॉन्सिक्वेंसेस यानी कि तुम्हारी जो सोल है उस पे मेरा कब्जा करने दो, क्योंकि वो जो स्पिरिट होती है वो यांग काई की आंख और नाक के अंदर से उसके माइंड के कॉन्सिक्वेंसेस में जाने लगती है। हाँ भाई, यांग काई को ये एहसास होता है कि ये जो स्पिरिट है अब उसकी सोल पे कब्जा करने वाली है। आगे यहाँ पे यांग काई इतना ज्यादा जो इंजर्ड होता है इससे वो समझ जाता है कि वो उसको इंटर करने से नहीं रोक पाता। अगले सीन में हम यहाँ पे यांग काई के ही कॉन्सिक्वेंसेस के अंदर का सीन देखते हैं, जहाँ पे वो स्पिरिट अब उसके अंदर इंटर कर चुकी थी। यहाँ यांग काई से वो कहती है कि मुझे नहीं पता था तुम्हारे इस स्पिरिचुअल कॉन्सिक्वेंसेस के अंदर मुझे इतने सारे ट्रेजर्स दिखेंगे। तुम्हारी सोल के अंदर तो यहाँ कई सारे खजाने और राज छुपे हैं, लेकिन चिंता मत करो, आज के बाद से इन सब के ऊपर मैं राज करूंगा और तुम्हारी जितनी भी चीजें हैं जिन पे सिर्फ तुम्हारा हक है और या तुम बिलोंग करते हो वो सारी चीजें आज के बाद से मेरी होंगी। अब जैसे ही वो स्पिरिट यहाँ पर बिखरते हुए यांग काई के सोल के हर हिस्से पे यहाँ पे कब्जा करना शुरू कर देता है, तभी यहाँ पे ये जो यांग काई की बॉडी के सोल के अंदर पहले से ही उसका जो गोल्डन प्रॉड बॉडी का डिमन छिपा हुआ था वो यहाँ पे बाहर निकलता है और उसे कहता है कि तुझ जैसे बुढ़े घोस्ट की इतनी औकात हो गई, एक पत्ती के बराबर की आत्मा मुझसे यहाँ पे कम्पीट करने के लिए आई है। तुम्हें ये पता होना चाहिए कि जिस सोल के अंदर तुमने एंट्री किया है उसका माइंड पहले से ही मेरे कब्जे में है। हम दोनों के बीच एक एग्रीमेंट हो चुका है, इसीलिए तुम्हारे जैसे ये छोटे मोटे स्पिरिट्स हैं यहाँ कभी भी डेरा नहीं जमा सकते। तुमने क्या सोचा था कि तुम इसकी बॉडी को ट्रैप करोगे, उल्टा तुम ही मेरे जाल में फंस चुके हो। ये वो जो ग्रेट डिमन होता है उसने अपना एक विकराल रूप ले लिया था। ये देख करके वो जो दूसरी स्पिरिट होती है वो यहाँ सोच में पड़ जाती है कि ये बंदा तो मात्र अपने काइवान रेल्म का एक बहुत ही लो लेवल का डिसाइपल है, आखिर इसकी बॉडी में इतना भयानक और विकराल रूप वाला डिमन कैसे छुपा हो सकता है। अब आगे वो जो स्पिरिट होता है वो ये कहते हुए उसी डिमन पे ही अटैक कर देता है। इस लड़की की सोल के साथ साथ इसके अंदर ये जो गोल्डन प्रॉड बॉडी छुपी हुई है इस पे भी अब मेरा ही कब्जा होगा। बस तुम अब देखो कि मैं अपनी किस स्किल के साथ तुझे हराता हूँ। उस स्पिरिट को ये क्या ही पता था कि यहाँ पे यांग काई की ये जो गोल्डन प्रॉड बॉडी का डिमन है वो कितना ज्यादा खतरनाक है। उसने अपने 8 कंकाल वाले हाथों से उस स्पिरिट को ऐसा जकड़ता है कि वो उसकी पकड़ से तो बाहर ही नहीं निकल पाता। यहाँ वो स्पिरिट बहुत सारे स्किल्स दिखा करके उस डिमन गॉड को यहाँ हराने की तो कोशिश करता है, लेकिन ये सारे उसके नन्हे मुन्ने पैतरे जो होते हैं उस डिमन के सामने फेल हो जाते हैं। और अब आगे वो डिमन जो होता है अब अपनी असली पावर उसे दिखाता है। उस स्पिरिट को चारों तरफ से पकड़ते हुए
अपने हाथों से एक ऐसा इलेक्ट्रिक वेव वाली एनर्जी जनरेट करता है कि वहाँ पे उस स्पिरिट वाले आत्मा को ही शॉक लगने लगते हैं। अब आगे इसके इस शॉक वाले अटैक से बचने के लिए वो जो स्पिरिट होता है उस डिमन पे खंजर से अटैक करता है, लेकिन ये अटैक तो उसके शरीर के आर पार ही नहीं होती, जिस पे वो डिमन उससे कहता है कि मैं यहाँ पे ग्रेट डिमन गॉड हूँ इस पूरी दुनिया का। जैसे छोटे मोटे स्पिरिट जो हैं वो तुम्हारे इस लिटिल मैजिक वेपन से मेरा क्या ही बिगाड़ पाएंगे। ये तो बिल्कुल उसी तरह होगा जैसे कि एक पत्ता एक बड़े से पेड़ को उखाड़ने की कोशिश कर रहा हो। अब यहाँ पे उस डिमन गॉड ने अपनी असली स्किल दिखाना शुरू किया था। पहले से ही तो अपने उसी स्पिरिट को अपने आठों हाथों से पकड़े हुए था और फिर अपने इलेक्ट्रिक वेव से जो उसे टॉर्चर करना शुरू करता है, जिसके कारण उस यहाँ स्पिरिट की तो चीख निकल पड़ती है कि आखिर ये किस तरह की स्किल का मुझ पे यूज कर रहा है। आगे वो डिमन उससे कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई तुझ जैसी ईवल और तुझ सी क्रिएचर की मेरे इस सबकॉन्शियस माइंड के अंदर इंटर करने की। क्यों ना तुम्हारी इस स्पिरिट को मैं एब्जॉर्व कर लूं ताकि यांगाई की टेक्निक को और भी ज्यादा इम्प्रूव कर सकूं, ताकि तुम इसे दोबारा से हार्म पहुंचाने के बारे में सोच भी ना पाओ। अब वो स्पिरिट यहाँ पे जो होती है वो चीखने चिल्लाने लगती है और यहाँ पे माफिया मांगने लगती है कि मेरी जान को छोड़ दो। अब यहाँ उसकी जान बची कहाँ है, उसकी तो ये सिर्फ आत्मा है। फिर भी यहाँ पे वो अपने आप को बचाने के लिए उसे रिश्वत देने की कोशिश करता है। वो उनसे कहता है कि मेरे पास बहुत सारे सुपीरियर स्किल्स हैं, तुम मुझे यहाँ पे जिंदा छोड़ देते हो तो मैं तुम्हारे इस लिटिल ब्रदर की मदद कर सकता हूँ इसके स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए। सुनते ही यांगाई उससे कहता है कि अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे, तुमने अभी अभी क्या कहा, जरा फिर से कहना। तुम्हारे पास कौन सी स्किल्स है जिससे तुम मेरी मदद करना चाहते हो? चलो तो देखिए तुम्हारे पास ऐसी क्या क्या स्किल्स हैं जिससे कारण तुम मेरे मन को रिझा सकते हो। आगे उस स्पिरिट को यहाँ यांगाई के सामने पेश किया जाता है। सबसे पहले वो अपने पहली स्किल के बारे में बताता है कि उसके पास एक ऐसा स्किल है जो कि हार्ट डिवोरिंग सील है। इसका यूज करके वो अपने विक्टिम या दुश्मन के हार्ट को धड़कने से रोक सकता है, उसकी वही मौत हो सकती है। जिसमें यांगाई उससे कहता है कि इस तरह का हार्ट डिवोरिंग सील टेक्निक के बारे में तो उसने पहले कभी नहीं सुना और ये नाम तो बहुत ही ज्यादा वियर्ड है, इसे कैसे यूज किया जाता है इसके बारे में बताओ। जिसपे वो स्पिरिट बताता है कि इसकी प्रैक्टिस बहुत ही ज्यादा सिंपल है। तुम्हें बस एक ऐसे बच्चे को ढूंढना पड़ेगा जिसकी उम्र 10 साल है, उसके हार्ट के ब्लड को निकालना होगा। इसके बाद 100 दिनों तक उसके ब्लड को तुम्हें रिफाइन करना होगा। जैसे ही 100 दिन बीतेंगे इसके बाद तुम्हारे पास ऐसी पावर आएगी जिसके सिर्फ एक हिट से ही दुश्मन के हार्ट को एक्सप्लोड कर सकते हो और उसकी ऑन द स्पॉट ही वहीं पे मौत हो जाएगी। तो यांगाई कहता है कि नहीं नहीं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस तरह के हार्मफुल और इतने खतरनाक मार्शल आर्ट के बारे में मेंशन भी करने की? कोई और स्किल है तो बताओ, वरना एब्जॉर्ब होने के लिए तैयार हो जाओ। तो वो स्पिरिट से कहता है कि मुझे मत मारना, मेरे पास एक और स्किल है जिसे रेड फॉलिंग फ्लावर कहते हैं। इसका नाम सुनकर यांगाई उससे कहता है कि इसका नाम तो काफी रोमांटिक और पोएटिक लगता है, तो इस स्किल की प्रैक्टिस कैसे की जाती है? इस पर वो स्पिरिट बताता है कि इस स्किल की प्रैक्टिस करना तो और भी ज्यादा सिंपल है। तुम्हें बस यिन और यांग एनर्जी को आपस में ही रिप्लेस करना होगा। इसके लिए तुम्हें 10 वर्जिन लड़कियों को ढूंढना होगा। जैसे ही वो वर्जिन वर्ड सुनता है यांगाई उसे कहता है कि बस चुप हो जाओ और अपनी इस बेतुकी और छिछोरी हरकतों वाली स्किल के बारे में मुझे मत बताओ। लगता है कि तुम्हारे पास यही वाहियात वाले स्किल्स हैं। जिसपे वो स्पिरिट उसे कहता है कि रुको रुको, अभी मेरे पास एक और भी है। हैप्पी फेस्ट की मेरे पास मार्शल आर्ट की टेक्निक है। अब इसका नाम ही बहुत अजीब लग रहा होता है। इससे पहले कि वो इसकी प्रैक्टिस के बारे में बता पाता, यहाँ पे पहले ही वो जो डिमन गॉड होता है उसे शॉक देना शुरू कर देता है। फिर वो स्पिरिट उसे डबल रिपेयर टेक्निक के बारे में बताता है। इस टेक्निक को भी सुन करके यहाँ पे यांगाई को कुछ मजा नहीं आता और उसे एक और जोरदार इलेक्ट्रिक झटका दिया जाता है। आगे वो हंटर टेक्निक के बारे में बताता है और इस तरह की कई अतरंगी और अजीब अजीब मार्शल आर्ट की टेक्निक के बारे में बताता है। सुन करके यहाँ पे यांगाई पक जाता है और उसे कहता है कि शर्म आने चाहिए, तुम्हारे पास इतने घिनौने और घटिया तरीके के मार्शल आर्ट के स्किल्स हैं और इन स्किल्स की तो मुझे कोई जरूरत नहीं है। इसीलिए वो डिमन गॉड से कहता है कि जल्द से जल्द इसके स्पिरिट को एब्जॉर्ब कर लो। यहाँ पे जो प्रॉड गोल्डन बॉडी का डिमन जो होता है वो उसकी स्पिरिट को अपने अंदर एब्जॉर्ब करने वाला था कि वो जो स्पिरिट होती है वो चिल्लाते हुए कहती है कि मेरे पास एक और खास तरह की मार्शल आर्ट की स्किल है और यही एक ऐसा सीक्रेट मार्शल आर्ट की टेक्निक है जो कि इस इनहेरिटेंस केव के अंदर काफी सालों से छुपाई गई है।
अभी यहाँ पे उसी सीक्रेट टेक्निक के बारे में बात चल रही होती है जिसके बारे में यहाँ पे इल्ड्रस ने इस गुफा के अंदर जाने से पहले बताया था। पे उस इनहेरिटेंस केव के अंदर जाने से पहले इल्ड्रस ने ये बताया था कि उस जगह पे बहुत सारे तुम्हें खजाने मिलेंगे, लेकिन अगर तुम लोगों ने उस इनहेरिटेंस केव के अंदर वो जो सीक्रेट मेथड वाला मार्शल आर्ट स्किल है उसे पा लिया तो फिर तुम्हारा सामना कोई भी नहीं कर पाएगा। तुम एक पियरलेस मार्शल कल्टीवेटर बन जाओगे और पियरलेस का मतलब ही होता है कि तुम्हारा मुकाबला कोई नहीं कर पाएगा। अब आगे हम ये जान पाते हैं कि आखिर वो सीक्रेट टेक्निक कैसे यूज कर पाएगा यांकाई। यहाँ पे ये एपिसोड यहीं पे फिनिश कर दिया जाता है, जो कि हमें और भी ज्यादा क्यूरियोसिटी में डाल जाता है कि इसके अगले एपिसोड में क्या होगा। तो गाइज ये जानने के लिए हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दो अगर अब तक आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है। और हाँ, अगर ये आज का एपिसोड जो कि मुझे तो बहुत ही ज्यादा पसंद आया, आप लोगों को जरा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक जरूर करना। बहुत ही जल्द मिलेंगे इसके नेक्स्ट अमेजिंग एपिसोड पे। टिल देन टेक केयर, स्टे हेल्दी, गुड बाय।